हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के जो मेथड्स है उसमें से हमने फर्स्ट मेथड स्टार्ट किया था लम सम पेमेंट वाला, जिसका फर्स्ट पार्ट था आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन। तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। फिर हमने स्टार्ट किया था आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन, और आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन के कुछ रूल्स मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताए थे। तो वो रूल्स हम फटाफट से इस लेक्चर के अंदर रिपीट करके आगे का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो मैंने जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको कुछ रूल्स बताए थे कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में से रिडम्पशन करती है तो उसे कंपनी एक्ट 2013 के कुछ रूल्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और वो रूल्स थे 5, और वो 5 रूल्स मैं आपको एक एक करके पॉइंट आउट करती हूँ। रूल नंबर फर्स्ट ये था कि कोई कंपनी अगर अपना डिबेंचर का रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करती है तो उसे अपने डिबेंचर की फेस वैल्यू के एटलीस्ट 25% के बराबर DRR क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। पॉइंट ये है कि अगर कंपनी प्रॉफिट में से रिडम्पशन करती है तो DRR क्रिएट करना कंपलसरी है। कितना? 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, फिर इसके बाद में इसी पॉइंट के अंदर हमने देखा था कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको DRR बनाना कंपलसरी नहीं है। तो मैंने आपको वो कंपनीज बताई थी AIFI एंड बैंकिंग कंपनीज। AIFI एंड बैंकिंग कंपनी। AIFI का मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड बैंकिंग कंपनी, जो कि RBI से रेगुलेटेड होती है, उनको DRR नहीं बनाना है। ठीक है, उनको DRR बनाने से रिबेट मिली हुई है। फिर इसके बाद में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC एंड अदर्स। NBFC एंड अदर कंपनीज को DRR बनाना है, और वो भी कितना? 25% ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट था। फिर रूल नंबर सेकेंड था हमारा कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में से रिडम्पशन करती है और उस कंपनी को DRR बनाना क्या है, कंपलसरी है, तो फिर उस कंपनी को अपने रिडीमेबल डिबेंचर की फेस वैल्यू के 15% के बराबर जो अमाउंट होगी वो किसी स्पेसिफिक बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करनी होगी। ठीक है, तो रूल नंबर सेकेंड हम पॉइंट आउट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है, और वो भी कितना? 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, जिनको DRR बनाना कंपलसरी है, जिन कंपनीज के लिए, वो कौन सी है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और अदर कंपनीज। तो उन कंपनीज को क्या करना है कि अपनी जो डिबेंचर है, रिडीमेबल डिबेंचर, उनकी फेस वैल्यू के 15% के बराबर अमाउंट को स्पेसिफिक बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ में क्या करनी है? इन्वेस्ट करनी है। ठीक है, ये रूल नंबर सेकेंड है। फिर रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड रिलेटेड था पार्शली कन्वर्टेड डिबेंचर से। पार्शली कन्वर्टेड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसका कुछ पार्ट तो कन्वर्टेबल होता है और कुछ पार्ट का कैश में पेमेंट करना होता है। तो इसमें ये रूल लिखा हुआ है कि पार्शली कन्वर्टेड डिबेंचर का जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है, जिसका कैश में पेमेंट करना है, उस पार्ट के लिए कंपनी को DRR बनाना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये था पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर का जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है उसके लिए DRR बनाना। ठीक है, ये रूल नंबर थर्ड था। रूल नंबर फोर्थ क्या था कि कंपनी DRR का जो क्रिएशन है वो किस लिए करती है? रिडम्पशन के लिए करती है। इसका नाम क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो इसका यूटिलाइजेशन भी किसके लिए किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन के लिए किया जाएगा। एनी अदर किसी भी पर्पस के लिए इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये रूल नंबर अपना 4 था कि यूटिलाइजेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन के लिए होगा इस रिजर्व का। ठीक है, फिर है फिफ्थ नंबर रूल कि ये जो DRR बनेगा वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से बनेगा। ये रूल नंबर 5 था कि DRR का क्रिएशन करंट ईयर के प्रॉफिट में से किया जाना चाहिए। तो ये 5 रूल मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। अब हम आउट ऑफ प्रॉफिट वाले पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं, और आउट ऑफ प्रॉफिट वाले पॉइंट को आगे
हम ये जो DRR है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इनके नाम भी होते हैं जिसको कि हम डिबेंचर सिंकिंग फंड भी कह सकते हैं। ठीक है, डिबेंचर सिंकिंग फंड वापस 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो यही करेंगे, रिडम्पशन बाय सिंकिंग फंड। ठीक है, तो अभी वो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये भी आउट ऑफ प्रॉफिट का ही पार्ट है, रिडम्पशन बाय सिंकिंग फंड्स। देखो सिंकिंग फंड जो है, 1 मिनट में लिख देती हूँ, डिबेंचर सिंकिंग फंड, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप होगा आपका कम्युलेटिव सिंकिंग फंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचय शोधन कोष, और दूसरा होगा नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंचय शोधन कोष। ठीक है, अभी हमको इन दोनों शोधन कोष, क्योंकि ये भी है एक तरह से DRR ही है, इनको भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ही कहते हैं, बस इनका नाम क्या है, अलग है। ठीक है, अभी ये जो 2 तरह के सिंकिंग फंड हमारे पास है, इनमें क्या डिफरेंस है एक बार हम ये देख लेते हैं। आपको मैंने पहले आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन के टाइम बताया था, जब मैंने आपको रूल समझाए थे, तो मैंने आपको एंट्रीज समझाई थी, और एंट्रीज में बोला था कि DRR का जो क्रिएशन होगा वो एवरी ईयर सरप्लस में से अमाउंट ट्रांसफ़र करके होगा। कंपनी जिस ईयर डिबेंचर क्या करती है, इशू करती है, उसी ईयर की एंडिंग से उसके रिडम्पशन के लिए क्या करना स्टार्ट कर देती है, फंड क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो वो जो फंड क्रिएट करती है उस फंड का नाम DRR होता है, और वो DRR का क्रिएशन एवरी ईयर के प्रॉफिट में से जो अपने एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है, जो सरप्लस की अमाउंट होती है, वो ट्रांसफ़र करके क्रिएट होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जो सिंकिंग फंड है वो भी ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा, हमें हर साल एवरी ईयर एंडिंग में कुछ अमाउंट प्रॉफिट में से निकालनी है, और वो डिबेंचर सिंकिंग फंड के अंदर क्या करनी है, डेबिट करनी है। ठीक है, डिबेंचर सिंकिंग फंड के अंदर डालनी है। ठीक है, तो ये जो सिंकिंग फंड होगा वो बनेगा तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अब डिफरेंस है कम्युलेटिव का और नॉन कम्युलेटिव का। ठीक है, तो सिंकिंग फंड जो है वो कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव कैसे होंगे, मैं आपको वापस एक बार पूरा डिटेल में बता लेती हूँ कि रूल अपना ये था कि DRR बनाना है, और DRR बना के उसको एक स्पेसिफिक बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड भी बनाएंगे और फिर उसका स्पेसिफिक बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब बस यहीं पर इन दोनों का डिफरेंस स्टार्ट होगा। अगर वो कम्युलेटिव सिंकिंग फंड है तो फिर हम जो एवरी ईयर DRR बनाने की अमाउंट होती है, या डिबेंचर DSF बनाने की जो अमाउंट होती है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जिसको कह सकते हैं, तो उस एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए एनुअल इंस्टॉलमेंट से इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो वो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट से इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, तो अगर हम कम्युलेटिव टाइप का सिंकिंग फंड बना रहे हैं तो सिर्फ एनुअल इंस्टॉलमेंट से ही इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं होगा, बल्कि इंटरेस्ट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, वापस इन्वेस्ट हो जाएगा। समझ में आया टॉपिक, कि अगर कम्युलेटिव सिंकिंग फंड है तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ एनुअल इंस्टॉलमेंट से ही नहीं होगा, बल्कि उसके साथ में इंटरेस्ट ऐड करके फिर उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। और अगर नॉन कम्युलेटिव है तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट का ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए एक बार वापस सुन लीजिए ध्यान से कि अगर हम कम्युलेटिव सिंकिंग फंड बना रहे हैं तो कम्युलेटिव सिंकिंग फंड में हम एवरी ईयर जो अमाउंट DSF में ट्रांसफ़र करते हैं वो उसके लिए तो उससे तो हम इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे ही, लेकिन साथ में जिन इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है वो इंटरेस्ट भी साथ में क्या कर लेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे। समझ में आ गया? जैसे फर्स्ट ईयर हमने क्या किया, अपने सरप्लस में से अमाउंट निकाली, P&L में से अमाउंट निकाली और DSF में ट्रांसफ़र की, ठीक है, और फिर उससे अपन ने क्या खरीदा, इन्वेस्टमेंट खरीदा। तो फर्स्ट ईयर में तो हमको इंटरेस्ट मिला ही नहीं, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर में
अभी जो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो, और हम जो सरप्लस से अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे डीएसएफ के अंदर, वो दोनों जोड़ करके इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। और अगर वो नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एनुअल इंस्टॉलमेंट से ही इन्वेस्टमेंट को परचेज करेंगे। समझ में आ गया? तो ये दोनों का क्या है, डिफरेंस है। अब डीएसएफ और डीआरआर में ये डिफरेंस है कि ये सिर्फ डीआरआर का नाम है, ठीक है। डीआरआर जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होते हैं उसका एक टाइप है कि हम उसको सिंकिंग फंड टाइप से भी बना सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम आगे वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि अगर हम कम्युलेटिव सिंकिंग फंड बनाते हैं तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना होगा, हमें क्या क्या एंट्रीज पास करनी होगी, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले कम्युलेटिव सिंकिंग फंड के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखते हैं कि अगर हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं तो हमें किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। बहुत सिंपल है, एंट्रीज थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन सीक्वेंस में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे आपको पढ़ना है। देखिए इसकी जो एंट्रीज है ना उसको थोड़ा सा आपको एक सीक्वेंसली याद रखना है, और वो सीक्वेंस आपको कैसे बनाना है कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 1 अप्रैल 2020 को, तो 1 अप्रैल 2020 की एंडिंग कब होगी, 31 मार्च 2021 को। तो 31 मार्च 2021 से वो कंपनी क्या करेगी, जब अकाउंट क्लोज करेगी तब से अपने डीएसएफ बनाने स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो यही बात अभी हम ध्यान से देख करके चलते हैं कि जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो जो फर्स्ट ईयर की एंडिंग होगी, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो हमारा फर्स्ट ईयर होगा उसकी जो एंडिंग होगी उसमें कौन कौन सी एंट्रीज होगी, ठीक है। तो उसमें जो डीएसएफ के लिए एंट्री होगी वो सबसे पहले डीएसएफ बनाने की होगी, और डीएसएफ के लिए अमाउंट हम कहाँ से निकालेंगे, पीएनएल में से निकालेंगे। और पीएनएल का कंपनी एक्ट में नाम क्या दे रखा है, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और सरप्लस, ठीक है, इसका नाम है सरप्लस। तो अभी हम सरप्लस में से अमाउंट निकाल के डीएसएफ का क्रिएशन करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री डीएसएफ को क्रिएट करने की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिख देना फॉर द क्रिएशन ऑफ डीएसएफ, एक बार मैं पूरा लिख देती हूँ, फॉर क्रिएशन ऑफ डीएसएफ, ठीक है। अब देखिए एंट्री होगी सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस को डेबिट इसलिए करना है क्योंकि सरप्लस में से अमाउंट हम निकाल रहे हैं, और 2 कर रहे हैं डीएसएफ अकाउंट। आपको फुल नेम लिखना है डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। और जो भी एनुअल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होगी वो हम निकाल लेंगे। फिर आप नरेशन दोगे, बीइंग एनुअल सम ट्रांसफर इन डीएसएफ, ठीक है, ये आपकी वो हो जाएगी। फिर सेकेंड एंट्री होगी, अभी हमने डीएसएफ बनाना स्टार्ट कर दिया, अब हम इस डीएसएफ में जो अमाउंट डाली है उसके लिए उससे क्या खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट परचेज करने की होगी, तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है, तो जब भी वो इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। अब इनका नाम हम क्या देंगे, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट, नाम क्या देंगे हम, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और 2 लिखेंगे हम बैंक, क्योंकि अमाउंट पेड करके हम खरीदेंगे, और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे जो डीएसएफ में डाली है उसी से खरीदेंगे, ठीक है। और लिखेंगे हम डायरेक्शन बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफिक बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। समझ में आ गया आपको? ये 2 एंट्री होगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे फर्स्ट ईयर के एंडिंग में सिर्फ 2 एंट्री होगी, डीएसएफ को बनाने की और इन्वेस्टमेंट को परचेज करने की। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट ईयर्स। नेक्स्ट ईयर्स मतलब आगे जो आएंगे ईयर्स, अभी हम इसको ना 3 पार्ट में पढ़ेंगे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर्स
और एट द लास्ट ईयर मतलब जिस ईयर हमको डिबेंचर का रिडम्पशन करना है। तो 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमने 2 एंट्री करनी है, वो भी हमने देख ली। अब नेक्स्ट बीच में जितने भी ईयर्स हो गए, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने 5 ईयर्स के लिए डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर की एंडिंग में मैंने एंट्रीज 2 कर दी। अब पीछे मेरे कितने बचे? 4 साल। 4 साल में से 1 साल मेरा लास्ट ईयर होगा, तो बीच में कितने बचे? 3 साल। तो इन 3 सालों के लिए मुझे सेम जो भी हम नेक्स्ट ईयर्स के अंदर एंट्री देख रहे हैं वो 3 एंट्री सेम करनी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट ईयर्स के लिए एंट्रीज। देखो ऐसे लिख देते हैं नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट ईयर्स में आपकी कौन सी, अब आपको ना 2 एंट्री तो करनी ही है, लेकिन इस बार 3 एंट्रीज होगी। एक एंट्री कौन सी बढ़ जाएगी? अभी जो हमने एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको क्या रिसीव हो जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली ही एंट्री हम इंटरेस्ट को रिसीव करने की करेंगे। तो इंटरेस्ट को रिसीव के लिए देखें सबसे पहले फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन DSFI, ठीक है। DSFI मतलब डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट रिसीव होगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 हो जाएगा हमारे डिबेंचर सिंकिंग फंड DSF, ठीक है। ये आपके फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये एंट्री आपकी 1 हो जाएगी। अब 2 वो एंट्री सेम रिपीट होगी, कौन सी वाली? DSF को बनाने की, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर क्रिएशन ऑफ DSF, फॉर क्रिएशन ऑफ DSF, ठीक है। वही एंट्री सेम, सरप्लस अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा DSF अकाउंट, ठीक है। बीइंग एनुअल सम ट्रांसफर, ये हो गई। और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपके फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वही सेम एंट्री जो भी हमने एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की थी। तो वो एंट्री क्या थी हमारे? डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देना बीइंग एनुअल सम तो हो गया, 1 मिनट। बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, ठीक है। या फिर बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये 3 एंट्रीज आपको नेक्स्ट ईयर्स में करनी है। अब हम पढ़ेंगे कि जब लास्ट ईयर में एंट्रीज करनी हो, जब जिस ईयर में हमको इसका रिडम्पशन करना है, तो हम एंट्रीज किस तरीके से करेंगे वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर्स में थोड़ी सी एंट्रियों का सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। एट द लास्ट ईयर,
देखो एट द लास्ट ईयर फर्स्ट एंट्री तो वही होगी आपके इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट को रिसीव करने की, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एंट्री कर रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू DSF अकाउंट। समझ में आ गया? ये वही इंटरेस्ट को रिसीव करने की एंट्री है जो अभी हमने की थी। नरेशन वही रहेगी, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर सेकेंड देखिए, एनुअल सम को ट्रांसफ़र करने की, किसके अंदर? DSF के अंदर, ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट को ट्रांसफ़र करने की। तो एंट्री थी हमारी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू DSF, राइट, यही एंट्री थी हमारी। तो वही एंट्री अभी हमने वापस कर दी। अब जो हमारी एंट्री होती थी वो कौन सी होती थी? इन्वेस्टमेंट को परचेज करने की। वो एंट्री इस बार नहीं होगी, क्योंकि इस बार हम इन्वेस्टमेंट को परचेज नहीं करेंगे, बल्कि अब क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। तो अब जो एंट्री होगी हमारी थर्ड, वो होगी इन्वेस्टमेंट को सेल करने की। तो हर बार तो जब इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर इनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को जो सेल करने की एंट्री है, ठीक है। अब जब खरीदते थे तब इन्वेस्टमेंट डेबिट होते थे, लेकिन अब क्योंकि हम इनको सेल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपके? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नरेशन दे दोगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट को सेल करने की। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो, अगर इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे हमें प्रॉफिट होता है तो वो एंट्री करेंगे, और लॉस होता है तो दूसरी एंट्री करेंगे, ठीक है। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट को सेल करने से हमको प्रॉफिट हो रहा है तो डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होगा डेबिट, और टू हो जाएगा आपके DSF अकाउंट, डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। ये बीइंग प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है, तो आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट हो रहा है तो डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, और टू में क्या होगा? डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट लॉस हो रहा हो तो आपको क्या करना है? देखिए, लॉस हो रहा हो, तो जस्ट अपोजिट एंट्री होगी आपके, एंट्री नंबर 5, DSF अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? समझ में आ गया आपको? प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और फंड क्रेडिट, और अगर लॉस हो रहा है तो फंड डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे नरेशन दे देंगे, बीइंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? सीक्वेंस क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले लास्ट ईयर में इंटरेस्ट को रिसीव करने की एंट्री, दूसरा हमारे डिबेंचर सिंकिंग फंड में हमको जो एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करनी है उसकी एंट्री, फिर जो तीसरी एंट्री हर बार होती थी इन्वेस्टमेंट को परचेज करने की, इस बार परचेज की जगह क्या करनी है? सेल करने की, ठीक है। सेल करने के बाद में फिर अगर प्रॉफिट हो रहा है सेल करने पे, सपोजिवली हमारे इन्वेस्टमेंट तो थे 5 लाख के, लेकिन हमने सेल किए 550 में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50,000 का। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें क्या करनी है? ये वाली एंट्री, और अगर लॉस हो रहा है तो ये वाली एंट्री, इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है? डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की, ठीक है। डिबेंचर का जो अभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको पेमेंट करने की, तो वो एंट्री अभी देख लीजिए। ये आपके एंट्री नंबर 6 फॉर
पेमेंट और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर का रिडम्पशन करने की या फिर उनको रीपेमेंट करने की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा आपके बैंक। ओके, क्लियर कि अगर हम रिडम्पशन कर रहे हैं तो डिबेंचर को क्या करना है, डेबिट करना है, और बैंक को क्रेडिट करना है, क्योंकि इनका हमें पेमेंट करना है। और ये एंट्री भी किसकी है, एट पार रिडम्पशन की। अगर प्रीमियम होता तो और एक चीज लाइन जुड़ जाती, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट में आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया आपको, वो पहले आपको मैंने सब बता दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। अब ये एंट्री आपकी हो गई रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो हमारी लास्ट एंट्री होगी इसकी। वो लास्ट एंट्री ये होगी कि आपके जो डिबेंचर सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस ऑफ डीएसएफ। ठीक है, डीएसएफ के बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। अब तक डीएसएफ क्रेडिट होता आ रहा है, अब क्योंकि इसका हम ख़त्म कर रहे हैं इस अकाउंट को, इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डीएसएफ अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट। क्लियर, ओके, ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर इसकी नरेशन आप क्या दे दोगे, बीइंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर सिंकिंग फंड ट्रांसफर टू द